पिक्चर अभी बाकी मैं वैसे बनारस का हूँ। अच्छा, वहाँ मोहब्बत से भी बोलते हैं। जब भूख लगी हो ना जोर की, प्यास लगी हो जबरदस्त, तो हर घूंट पानी का और हर निवाला खाने का बहुत मायने रखता है। तो मुझे अनुराग कश्यप ने वो पानी पिलाया और वो निवाला खिलाया। वो ना होते तो मैं शायद अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता। जो बार बार नेपोटिज्म का एक क्वेश्चन फेंक दिया जाता है, अनफेयर है क्या? आज 22 साल हो गए, उसमें कुछ पैदा होके स्टार बन गए, उनको शायद उनके इंस्टा पे मुझसे फॉलोअर्स भी ज्यादा हैं, यू नो, तो इसमें भी दोष आपका। पसंद ठीक करो। आप कितना अच्छा काम करते हो, कितनी अच्छी फिल्म है, उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि आपका बॉक्स ऑफिस कितना बड़ा है। ही हग मी, मैं सेड विनीत, ये हिम्मत जहां से भी आती है तुम्हारे अंदर, ऐसे ही रहना, ये तुम्हें आगे लेके जाएगा। फादर को लगा ये तो गया हाथ से। ऋचा चड्ढा को अम्मी कहना कितना मुश्किल है? जैसा थोबड़ा दिया है मुझे उस पर गर्व है। बढ़िया तो दिया है, उस लड़की के दिल से निकल गया, इतना अच्छा दिया है। एक्टिंग में जबरदस्त हैं, चाहे पॉलिटिक्स का अखाड़ा हो या हो बॉक्सिंग का रिंग। मेरे साथ हैं वेरी टैलेंटेड विनीत कुमार सिंह। थैंक यू सर। और सिर्फ एक्टर नहीं है भाई, डॉक्टर भी हैं। तो अगर आपको फोड़े फुंसी वगैरह हो या फिर गुप्त रोग का पता नहीं कि इलाज करते हैं या नहीं, पर मतलब ये सब इंटरव्यू के बाद कर सकते हैं। पर मुझे ये बताइए विनीत भाई कि अच्छा खासा डॉक्टरी कर रहे थे लोग, तो फिर उसके बाद ये एक्टिंग का बुखार कैसे चढ़ा? नहीं, ऐसे बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अच्छा खासा डॉक्टरी कर रहे थे और एक्टिंग का बुखार चढ़ा, ऐसा नहीं था। एक्टिंग का बुखार चढ़ चुका था, उसकी वजह से मैंने डॉक्टरी की। क्योंकि ये क्या है? ये क्या जब आप करीब आओगे तो ये चीज समझ में आएगी। हुआ ये था कि मुझे ना 14-15 साल की एज में इस बात का एहसास जो है हो गया था कि ये वो काम है जो मुझसे खुद ब खुद होता है। अच्छा। इसमें मुझे एफर्ट नहीं लेना पड़ता, और जब मैं एज एन एक्टर कुछ भी करता हूँ तो मुझे अलग सी खुशी मिलती है। 14-15 साल मतलब ये तो 9th-10th की बात लग रही है। तो उस टाइम स्कूल वगैरह में भी? क्योंकि मैं सबसे पहला किसी ने पहचाना था तो मेरा छोटा भाई और मेरी छोटी बहन। घर में बिल्कुल माहौल नहीं, घर में फादर मेरे मैथमेटिशियन हैं और बाकी सारे के सारे ऐसे ही हैं एकेडमिक फील्ड में। तो मैं कुछ करता था, ये दोनों देखते थे, इनको लगता था भाई ये तो कुछ मज़ेदार है, और मैं जब करता तो मुझे खुशी मिलती थी। बोला यार यही काम करना है, ठीक। अब ये नहीं समझ में आता था कि ये शुरू कैसे किया जाए। तो मैं जब आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें आप और खोजते हो, आपको ज़्यादा दिखते हैं। बिल्कुल। जैसे आप हरा रंग सोच के निकलो तो रास्ते में आपको बहुत सारा हरा रंग दिखेगा। अच्छा, है ना? और ये होता है। तो मैं ना इंटरव्यूज वगैरह अखबार में अगर आया, कुछ पढ़ूं ना पढ़ूं, वो ज़रूर पढ़ता था एक्टर्स के। तो मैं देखता था एक कॉमन सी चीज़ कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको स्ट्रगल बहुत करना होता है। ला यार मैं अगर मुंबई जाऊँगा और पापा ने सपोर्ट नहीं किया तो मेरे पैर वहाँ टिकेंगे कैसे? बिल्कुल। तो मेरा प्लान ये था उस समय कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ, क्योंकि पढ़ना तो मजबूरी है क्योंकि घर में सब वैसे वाले हैं, तो अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो रात को प्रैक्टिस करूँगा, शाम वाली प्रैक्टिस, और दिन में स्ट्रगल करूँगा। वैसे आपने डॉक्टरी को भी इतना आसान बना दिया है कि जैसे कि डॉक्टरी की तैयारी करना, भाई सीपीएमटी में लोगों के घोड़े खुल जाते हैं तैयारी करने में। और लेकिन क्या होता है ना, आप अगर टारगेट बड़ा कर लो, हाँ, जैसे समझो एक दर्द यहाँ हो रहा हो इस घुटने में,
और पता चले एक दूसरा दर्द हो गया इस कंधे में, ये वाला दर्द बहुत ज्यादा हो तो इसका पता नहीं चलता। हाँ ये तो है। तो आप अगर टारगेट बड़ा कर लो ना तो कई चीजें बस हो जाती हैं आपसे। और ह्यूमन पावर, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप चाय की दुकान खोलने की सोच लोगे ना तो वो भी अपने आप में एक कठिन काम लगेगा। और अगर आप चाय की फैक्ट्री बनाने की सोच लोगे ना तो वो भी काम कठिन ही लगेगा, वैसा ही लगेगा। बिल्कुल, तो आप तय करते हो अपनी सीमाएं, पर्सपेक्टिव क्या है। हाँ, तो इसीलिए कुछ लोग बहुत बड़ा कर जाते हैं और कुछ लोग टारगेट ही पहले छोटा सा रखते हैं, तो उसी के अराउंड उनकी सारी एनर्जी घूमती रहती है। तो मुंबई में एक्टिंग की मतलब स्टार्टिंग क्या थी, कब ब्रेक कहाँ से मिलना शुरू हुआ, कितना स्ट्रगल था? वो कुछ बताओ ना, मतलब क्योंकि स्ट्रगल लोग पहुंच तो जाते हैं, सब लोग कहते हैं कि हीरो बनने से हर कोई अमिताभ बच्चन बनने ही पहुंचता है। मुंबई पहुंचना कैसे हुआ कि मेरी सिस्टर ने, मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया और सिस्टर ने एक दिन फ़ोन किया कि भैया जाके ना ये प्रोग्राम आ रहा है सुपर स्टार्स, ये बात है 1999-2000 की। अच्छा। तो जाके देखो और उसमें एक्टर्स खोजे जा रहे हैं। तो मैं कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में गया और वो देखा और ऑडिशन देने के लिए हरिद्वार से पहुंचा मुंबई। अच्छा। पापा को नहीं पता, अच्छा। किसी को नहीं, बहन को मालूम, मुझे मालूम, छोटे भाई को मालूम। वहाँ पहुंचा और वहाँ ऑडिशन दिए, सेलेक्ट हुआ, फिर फाइनल जीता और पहली फिल्म मिली मुझे, पिता। तो मुझे लगा गुरु हो गया। हो गया। लेकिन जब फिल्म फ्लॉप हुई तो सारे के सारे लोग ऐसा ना गायब हो गए और फिर मुझे पता चला भैया आटा दाल का भाव क्या है, जिंदगी क्या है। पर संजय दत्त के साथ पहली फिल्म, महेश मांजरेकर का डायरेक्शन, तो आई हैव अराइव्ड वाली फीलिंग तो आई होगी एकदम। मुझे तो लगा हो गया, मुझे लगा बस हो गया, जो सोच रहा था अब यहाँ से पीछे मुड़ना, क्योंकि मुझे ये कुछ पता नहीं था। और फिल्म जब फ्लॉप हुई तो वो सारे लोग जो मुझे कंधे पे बिठा लिए थे वो सबसे पहले भाग लिए और मैं उनको खोजता था। अब वो मतलब वो एक्सेसिबल ही नहीं थे मेरे लिए। बट हाँ, दिन भर स्ट्रगल करता था, शाम को पहुंच जाता था महेश मांजरेकर सर की ऑफिस में और वो देखते रहते थे कि यार, एंड वन फाइन डे ही सेड कि यार विनीत तुम लिखते अच्छा हो, सोचते ठीक ठाक हो, तो आ जाओ डायरेक्शन में। जब तक कुछ नहीं होता तो डायरेक्शन में फिर काम किया। उसके पीछे मेरा मकसद ये था कि यार मैं जानता तो हूँ नहीं किसी को मुंबई में, इसी बहाने कुछ लोगों को मैं जान जाऊंगा। अदरवाइज मेरे दोस्त या तो डॉक्टर थे या फिर खिलाड़ी थे जिनका फिल्म लाइन से कुछ लेना देना नहीं था। बास्केटबॉल भी आपने मतलब बड़ा बढ़िया खेला है और रिप्रेजेंट भी किया है, तो बास्केटबॉल भी खेल लिया, डॉक्टरी भी कर ली, अब एक्टिंग भी हो गई। पहचानना लोगों ने कब से शुरू किया? क्या गैंग्स ऑफ वासीपुर में आप थे? और बिल्कुल, तो वहां से, या फिर जब मुक्काबाज जब तक नहीं आ गई तब तक मतलब वो स्टारडम थोड़ा सा नहीं मिला, मतलब कब मिला? दोनों अलग अलग पड़ाव है। एक पहला पड़ाव जरूरी है वो गैंग्स ऑफ वासीपुर, जिसने मुझे एज एन एक्टर पहचान दिलाई कि यार ये एक्टर अच्छा है, ठीक है, ठीक कहा है। मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसा लड़का मजबूत है, तो वो तो हो गया। लेकिन वासीपुर के बाद सारे के सारे वासीपुर वाले बहुत आगे चले गए। मेरे साथ कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। उसके बाद बॉम्बे टॉकीज आई, अगली आई, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिले। बिल्कुल। लेकिन कोई ऐसी फिल्म नहीं हो रही थी जो बड़े पर्दे का सपना लेके आया था ना, वो नहीं हो रहा। देन आई थॉट कि अभी क्या मतलब मैं ऑडिशन देता रहूं, जैसे करता रहा वैसे करता रहूं, या कुछ किया जाए। तो मैं खुद ही जो है कि भाई अभी खेती करनी है, फावड़ा खुद ही उठाओ, खुद ही खेती करो। तो मैंने अपनी बहन के साथ मुक्काबाज लिखी और ये मान के मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी लिखने के बाद कि ये फिल्म किसी दिन तो बनेगी, तो तैयार रहो। तो रोज 3-4 घंटे ट्रेनिंग करता था और दिन भर पिच करता रहता था। बॉक्सिंग की ट्रेनिंग? हाँ, ये बॉक्सिंग की, स्टेमिना के लिए, कार्डियो वगैरह, जिम की। तो उसमें मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई मुंबई में ज़्यादातर MMA है। अच्छा। मैं जिस बॉक्सिंग की सोच रहा हूँ वो यहाँ हो नहीं पाएगा। मुझे जाना पड़ेगा पंजाब या हरियाणा। और मुझे लगा था 6 महीने में कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिल जाएगा, लेकिन 2.5 साल हो गए। ओके। 2.5 years और कोई नहीं मिला। ज़्यादातर ये होता था कि विनीत स्क्रिप्ट दे दो, पैसे ले लो। अच्छा। हाँ, तो मैं बोलता था किसी और के साथ बनाएंगे। हाँ, सबको पसंद आती थी। तो मैं ना हमेशा क्या होता है कि अगर पूरे कमरे में अंधेरा है तो रोशनी जहाँ से आ रही मेरी नज़र वहाँ होती है कि इसके उधर कुछ है, यही रास्ता है।
अंधेरे के चक्कर में पड़ो मत। तो नेगेटिविटी क्या है उसके बारे में कम सोचता हूँ, नहीं तो इतनी लंबी जर्नी नहीं कर पाता। वो जो एक सुराख मुझे दिखता था उस पे फोकस। बिल्कुल। तो जो लोग बोलते थे ना कि विनीत पैसे बोलो, स्क्रिप्ट दे दो, तो मैं ये नहीं सोचता था कि यार मेरी पिक्चर नहीं बना रहा है ये क्या, मैं ये सोचता था गुरु स्क्रिप्ट में कुछ तो है, दम तो है, कुछ तो है मेरे पास जो मेहनत की है, बस सही दरवाजे तक पहुंचना है। बिल्कुल। मुक्काबाज हुई तो मेरे लिए मतलब 18 साल के बाद हुई, तो मेरे लिए वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे एक बड़ी पहचान मिली और ये हुआ कि नहीं ये एक पूरी फिल्म अपने कंधे पे ये लड़का लेके जा सकता है। नहीं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज आज ही जाकर सारे काम छोड़कर ये फिल्म जरूर देखना। और उसमें आपने जो मेहनत करी है वो दिखाई दे रही है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको अपनी मेहनत तो दिखाई दी उस टाइम पर। एक और बॉक्सिंग पर फिल्म आई थी प्रियंका चोपड़ा की, दिल पर हाथ रखकर बताओ, दोनों फिल्में अगर आपने देखी आपको कौन सी फिल्म में मेहनत किसकी ज्यादा दिखाई दी? नहीं सी मैं उससे गुजरा हूँ। मैं तकरीबन 1 साल मतलब मुंबई छोड़ ही दिया था और सिर्फ बॉक्सिंग कर रहा था, बिकॉज अनुराग सर ने कंडीशन रखी थी बॉक्सर नहीं बनोगे तो पिक्चर नहीं बनाऊंगा। गजब। मतलब ओके। और स्क्रिप्ट में मेरे हिसाब से चेंजेस करूंगा। मतलब सर स्क्रिप्ट आपके हाथ में है। और उस समय मैं काम बंद कर दिया था, ये पिचिंग की वजह से ये होता था। मुंबई में रहो, कहीं बाहर की शूट आती थी मना कर देता था, तो बहुत कम काम थे, तो पैसे बहुत कम हो चुके थे मेरे पास। तो मैंने उसी दिन सब बेच दिया अपना। अच्छा। सब कुछ। और उस रात 3 बजे मैं निकला हूँ पंजाब के लिए और मैंने मेहनत की है। और तो मुझे हर स्पोर्ट्स फिल्म जो है ना उसके पीछे जो हार्डवर्क है उसको मैं समझता हूँ। तो मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोल सकता कि इन्होंने कम की होगी। किसी की ज्यादा होती है, मेरे हिस्से में ज्यादा लिखा था। क्या जबरदस्त पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया है। देखिए आज के वक्त में पॉलिटिकली करेक्ट होना जरूरी है। तो मुक्काबाज सॉलिड भी फिल्म थी और आपको अवार्ड भी मिले, फिर इसके बाद रोल क्यों नहीं मिले मेन लीड वाले? उसमें क्या आपकी तरफ से कमी है, इंडस्ट्री की तरफ से कमी है? क्या आप अच्छा कनेक्शन नहीं, आप सोशलाइज अच्छा नहीं कर रहे हो, या वाकई में मतलब जो लोग खुद से इतना सारी मेहनत कर रहे हैं वहां पर जो बार बार नेपोटिज्म का एक क्वेश्चन फेंक दिया जाता है, अनफेयर है क्या? हाँ, ये कड़वा सच है लेकिन सच है कि बॉक्स ऑफिस जरूरी है। तो मेरी फिल्म हिट थी, जिस बजट में बनी थी उसने अच्छा खासा कमाया। बिल्कुल। और बाकी तो ऑडियंस का दोष है यार, तुम लोग आप लोग देख रहे हो ना कि मुझे जितने लोग मिलते हैं ना, मतलब 100 में 80 लोग ऐसे मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि सर मैंने ना उस पे देखी OTT पे देखी या टीवी पे देखी, उस पे आ रही थी, जी पे आ रही थी। Z5 मतलब दिल तो करता है ना कि आप जो 100 रुपए की टिकट लेके गए होते, मेरी फिल्म जो 20 लोगों ने थिएटर में देखी उनको तो स्पेशल धन्यवाद। आपको धन्यवाद, स्पेशल खींच रहा हूं आपके उससे। ठीक, तो आप अगर थिएटर में जाके देखते तो सोचो वो जो 100 में 20% लोग जो थिएटर में गए थे उनकी वजह से मैं यहां तक आया। बिल्कुल। अगर वो बचे 80 वो गए होते तो कहां तक आता? तो आप जिम्मेदार हो। पर नेपोटिज्म का एक क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा लगता है वो मीडिया को क्वेश्चन, और बाकी सब लोग भी जानना चाहते हैं क्योंकि अब ना ये क्वेश्चन इतना रिपीटेटिव हो गया है और इस पर इतने सारे जवाब मिल गए हैं। पर मेरे पास अभी भी एक सवाल है उस चीज से रिलेटेड। नेपोटिज्म का जो डिफेंस है वो लोगों का ये भी कहना है कि भाई स्टार आप किसी को भी लॉन्च कर सकते हो, फिल्मों में लेकर आ सकते हो, लेकिन जो स्टार है वो जनता बनाती है। तो ये उनका एक डिफेंस है कि भाई सुपरस्टार तो जनता ही बनाएगी, चाहे आप कितनी भी बार आपको फिल्मों में डाल दिया जाए। मेरा इस पर एक सवाल ये है कि ठीक है आप उनको कितनी जनता बनाएगी, उन लोगों का क्या जो जनता तक पहुंच ही नहीं पाए? मैं इस पे एक बात बोलता था। हाँ। कोई भी माँ बाप, बच्चे का कोई दोष नहीं है, वो किसी बड़े फिल्म स्टार के घर में पैदा हो, उसकी क्या गलती? मैं डॉक्टर शिवराम सिंह का बेटा हूँ, इसमें मेरा क्या क्रेडिट? बिल्कुल। और इसमें अगर कुछ लगता है कि भाई मैं गलत जगह आ गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? दोनों बात है। तो
उनकी कोई भाई गलती नहीं है। और कोई भी माँ बाप जो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाए हैं, उसके वो माँ बाप हैं, तो चाहेंगे ना बिल्कुल कि उसके लिए अच्छा करूं। ये थोड़ी करेंगे कि नहीं इसके लिए बुरा करेंगे। कर स्ट्रगल कराऊंगा, जैसे मैं किया तो वैसे ही कराऊंगा। ऐसे थोड़ी कोई माँ बाप करता है। चाहता है ना बच्चा खुश रहे, बच्चे की खुशी में माँ बाप खुश होते हैं। बिल्कुल। तो वो मैं समझता हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे मेरा ये होता है कि मौका मिलना। तो जब मेरी मुक्काबाज होने में 18 साल लग गए, कई तो मतलब 22 साल हो गए अभी इंडस्ट्री में। मैं जब भी आया था तो स्ट्रगल कर रहा था, दाढ़ी मूछ के कुछ बाल आ जाएं तो रोज रेजर मारता था। मैंने सुना था कि रेजर मारने से मूछ आ जाती है, तो मैं ऐसा रेजर मारता था खुद दिखे, क्योंकि लोग लगता तो कोई बच्चा घर से भाग के आ गया तो मुझे वापस भगाना चाहते थे, घर चला जाए। पता वता पूछते थे कि किसके घर पे हम बता दें कि ये यहाँ है। पाया गया, खोया गया। तो उनको मैं बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको पता था मेडिकल कॉलेज में हूँ, तब तो डबल पावर कि बर्बाद हो जाएगा, क्या करने आ गया भाई, ये डॉक्टर बनेगा यार, फर्स्ट ईयर में ये सब काम कर रहा है, तू जा। तो मैं ये सोचता हूँ कि 18 साल लगे, उसमें भी मुझे अपनी फिल्म लिखनी पड़ी। तो इतने में तो कई जो है ना, जो पैदा नहीं हुए तो पैदा होके स्टार भी बन गए। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही बात है। ना, तो आज 22 साल हो गए, उसमें कुछ पैदा होके स्टार बन गए। उनको शायद उनके इंस्टा पे मुझसे फॉलोअर्स भी ज्यादा हैं, यू नो। तो इसमें भी दोष आपका यार, तुम्हारा स्वाद क्या पता, पसंद ठीक करो, पसंद करो, उनको भी करो, लेकिन हम लोग भी हैं। बिल्कुल, हम आपके बीच से आते हैं, हम लोग हैं। बाकी वो तो ठीक है, आप लोग अपने आसपास वालों का पहले पैर जल्दी खींचते हो, हमारे बीच से कोई ना निकल जाए ऊपर, तो वो भी ठीक ही है। तो आप ही हो भगवान, तय करो। विनीत भाई, गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में बात करते हैं। एक कल्ट है गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो फिल्म आपको किस तरीके से मिली? मनोज वाजपेयी जी के साथ आपने वहाँ पर काम किया, बड़े आइकॉनिक सीन्स भी हैं, ठीक कहाँ है, कुछ नहीं हुआ पर वो सारा का सारा आप मुझे बताओ कैसे वो फिल्म मिली और किस तरीके से वो जर्नी रही? मैं अनुराग सर को मुंबई आने के 10 साल के बाद मिला। मिलना आसान है उनसे? हाँ, उस टाइम था, अब नहीं है? अब थोड़ा सा कठिन है, लेकिन वैसे भी अभी भी आप मिलोगे तो मिल जाएंगे। अब तो बड़े बजट की फिल्म भी बना रहे हैं ना, इसलिए तो मैं इसलिए भी नहीं मिल पा रहा था, मेरे पास कुछ दिखाने के लिए था नहीं। ओके। वो बनारस से हैं, मैं भी बनारस से हूँ। अब मैं वैसे साउंड नहीं करना चाहता था कि मैं बनारस से हूँ। ऐसे नहीं, मैंने आज तक जिंदगी में ऐसे नहीं किया। मैं जिस रास्ते से आया हूँ वो रास्ता बहुत कठिन है। बिल्कुल। तो मुझे ये था कि कुछ हो मेरे पास, मैं कुछ दिखा सकूं, बॉडी ऑफ वर्क। हाँ, कुछ तो हो मेरे पास। मेडिकल के सर्टिफिकेट शुरू किया था, हो गए उसको दिखा के तो क्या ही हो। I was just waiting। सर मैं इलाज भी कर सकता हूँ। तो बोलेंगे ठीक है बेटा आ जाओ, उधर एम्बुलेंस खड़ी रहती है, उधर बैठो। तो I was just waiting। तो एक फिल्म हुई सिटी ऑफ गोल्ड, महेश मांजरेकर सर ने वो मौका दिया, 2010 की बात है। उस समय गैंग्स ऑफ वासेपुर की कास्टिंग चल रही थी। तो अनुराग सर को मैं पहली बार 2010 में मिला और होर्डिंग्स वगैरह लगी थी। अब कुछ था कहने और दिखाने के लिए। तो उन्होंने जो मेरी शो रील और ये चीज़ें थी वो सब देखा, और उस समय ऑडिशन चल रहे थे और मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली। ओके। और मैं तो बहुत भूखा आदमी हूँ, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। मैं बोला यार ये तो दानिश तो मर जाता है, एक तो मौका मिला और ये मर जाएगा। तो मुझे ना 3 दिन तक बेचैन। तो मैं पहुंचा उनके ऑफिस, बैठे थे ऐसे सामने, वो अपना कुछ कर रहे थे। हाँ बोलो बोलो बोलो। मतलब मुझे फैसल खान करना है, जो नवाज भाई करते थे। तो क्या? मतलब मुझे फैसल खान करना है, मेरा ऑडिशन करवा लीजिए। क्या क्या क्या? मतलब मुझे फैसल खान करना है, मेरा ऑडिशन करवा लीजिए फैसल खान का। He just get up, he hugged me, I said विनीत, ये हिम्मत जहां से भी आती है तुम्हारे अंदर,
ऐसे ही रहना, ये तुम्हें आगे लेके जाएगा। बोला हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फैजल खान करना, ऑडिशन करवा लीजिए। बोले अभी तुम दानिश खान करो, ठीक है, तो वो नवाज फैजल कर रहा है और तुम बहुत मौके मिलेंगे, तुम करो। तो ऐसे गैंग्स ऑफ वासेपुर शुरू हुई और उन्होंने गाना सुनाया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और बोले पिया बिजली का तार होके आना। तो मैं गया, 4 महीने के बाद लौटा, 17 kg मैंने लूज किया। हाँ, तो जो वासीपुर में ऐसा बिजली के तार दिखते हैं वो उस गाने की करामात थी और अनुराग सर का तरीका। सही। आप लोगों के कोई सवाल? माइक के साथ। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपकी पहली फिल्म आई तो आपके फादर का सबसे पहले रिएक्शन क्या था? मैं वो सुनना चाहती हूँ बिकॉज वो चाहते थे कि आप डॉक्टर बनो। हाँ, फादर को लगा ये तो गया हाथ से। और जब मेरे स्ट्रगल लंबा चलता था तो उनको लगता था लौट आएगा। तो बीच में एक फेज़ आया था 2007 में, जब मैंने डायरेक्शन से क्विट किया और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था मैं करूँ क्या। तो मैं बनारस आ गया था और मैं 7-8 महीने घर पे था। हमारे यहाँ तिलकहरू बोलते हैं, वो लड़का देखने जो आते हैं ना, लड़की वाले। तो उन्हें पता चला कि ये यहीं है 8 महीने से, लगता वहाँ छोड़ दिया। तो उन्हें उम्मीद दिख रही थी कि इसकी क्लिनिक खुलेगी, हॉस्पिटल खुलेगा। तो उस 8 महीने के मोनोटोनस लाइफ में मैं 2 चीज़ें करता था। एक, दिन भर फिल्म देखना और शाम को ग्राउंड जाना। मैंने कभी भी हेल्थ के साथ समझौता नहीं किया। और बीच में वो ये मोनोटोनस लाइफ को ब्रेक करते थे वो तिलकरू जो आते थे कि शादी के लिए। मैं चुप रहता था और मुंह पे बोलता था मुझे यही करना है। तब उनको लगता था अभी भी जिद बाकी है। सर आप नेगेटिविटी से कैसे डील करते हैं? बिकॉज हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, तो नेगेटिविटी पे आपका क्या रोल है कि मतलब आप किस तरीके से देखते हैं उसे? ये बात कई लोग पूछते हैं कि ट्रोलिंग जो है वो क्या फिल्म स्टार्स को मतलब परेशान करती है? ट्रोलिंग से मतलब प्रॉब्लम्स भी होती हैं और लाइक हम लोग डिमोटिवेट भी होते हैं, तो उससे आप कैसे डील करते हैं? दिक्कत तो होती है, ठीक, लेकिन जब आप गिव अप नहीं करते तो आपको पता होता है कि ये वाली सड़क पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, भागा नहीं सकते, आराम से चलो। पर उन कमेंट का क्या करना है? कैसी शक्ल है, कैसा हीरो बना दिया है, उसकी जो कमेंट कर रहा है उसकी खुद की कोई शक्ल नहीं है। उनकी खुद की शक्ल में देखना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे ना अभी क्या हो गया कि आपका जब कोई एक मकसद होता है, आप जब एक काम करने जाते हो तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। लेकिन जब आपका मकसद ही गड़बड़ है तो उठो, बोलो, किसी को भी बोलो। तो सवाल खड़ा करने में लगता ही क्या है? बिल्कुल, है ना। और मुझे लगता है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। तो वो ये समझ ही नहीं सकते कि एक कलाकार या कोई भी इंसान जिसने अपने जीवन में कुछ किया है उसने कितनी मेहनत की है। वो उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये वैसी सी बात है जैसे कह देना कि अरे यार साइकिल जो है ना ऐसे चलती है, देखो 2 हाथ से हैंडल पकड़ लो और 2 पैर जो है ऐसा ऐसा मारोगे साइकिल चल जाएगी। लेकिन जिसको साइकिल चलाने नहीं आती उसको ये ज्ञान दो और साइकिल की सीट पे बिठा दो। बिल्कुल, उसके बाद देखो क्या क्या होता है। तो बस इतना सा फर्क है कि उन्होंने कभी साइकिल ऐसे चलाई नहीं जी, वो कभी वहां तक गए नहीं, तो उनको ये पता नहीं है कि कितनी बार गिरते हो। बिल्कुल। आपका कोई सवाल? सर मैं आपके व्यक्तित्व के अस्तित्व का कायल हूँ सर। मतलब मैं धनबाद का हूँ सर, और हमारे यहाँ आपको दानिश खान के नाम से ही जाना जाता है सर। ठीक है, मतलब डाई हार्ड फैन हो कि आपके लिए अभी हार्ड डाई हो जाए सर। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप अनुराग कश्यप सर को अपना द्रोणाचार्य मानते हैं? क्योंकि मैं ना बहुत साफ साफ इस बात को कहता हूँ। देखिए, जब भूख लगी हो ना जोर की, प्यास लगी हो ज़बरदस्त, तो हर घूंट पानी का और हर निवाला खाने का बहुत मायने रखता है। तो मुझे अनुराग कश्यप ने वो पानी पिलाया और वो निवाला खिलाया। वो ना होते तो मैं शायद अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता। क्या बात है।
रंगबाज के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर मतलब IMDb पर भी जबरदस्त रेटिंग है, Z5 पर है ये, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, ये था मेरा प्लग। थैंक यू। पर रंगबाज के बारे में बताइए, कैसी मेहनत लगी इस पे और कितना मतलब कितना एफर्ट लगा ऐसे रोल को प्ले करने के लिए? वो पूछते हैं हमसे हम कौन है गालिब, तुम बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। इस तेवर का किरदार मैंने नहीं किया था और 30 साल की ऑन स्क्रीन जर्नी, ऐसा किरदार भी मैंने नहीं किया था। एक ऐसा गैंगस्टर जो ऑर्गेनाइज तरीके से फंक्शन करता हो, एक ऐसा गैंगस्टर जो आगे जाकर के पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रखे और आप उसे चाहे अपराध का राजनीतिकरण कहिए या राजनीति का अपराधीकरण कहिए, बिल्कुल एक ऐसा मुकाम हासिल करता है हारून शाह अली बेग, जिसे प्यार से लोग साहिब बुलाते हैं, कि अगर स्टेट में कोई सिचुएशन आ जाए तो वो तय करेगा, वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उसके चाहने से ये डिसाइड होगा सरकार किसकी बनेगी। इस तरीके के कद का, इस तरीके की सोच का किरदार मैंने अपने करियर में नहीं किया था। तो मेरे लिए एक चैलेंज भी था और एक अपॉर्चुनिटी भी। और ये रूटीन गैंगस्टर भी नहीं है, ये रूटीन पॉलिटिशियन भी नहीं है, प्लस इसके शौक साहित्य से प्यार है, नॉवेल्स पढ़ता है, म्यूजिक सुनता है और रियल लाइफ रेफरेंस भी है। कोई भी चीज़ मतलब अगर हम इस अनकट की भी बात करें तो कहीं ना कहीं जिसने भी पहली बार सोचा होगा, कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आपको कुछ प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। तो ये कहानी किसी की बायोपिक नहीं है, लेकिन इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो क्रिएट होती है, जो हम देखते हैं, उसको कहीं ना कहीं से आप इंस्पायर होते हो। तो ये इतना सा रिश्ता। पर क्या ग्लैमराइजेशन है, जो लोग कई तरीके, आपने भी कई बार सुना होगा, लोग आरोप भी लगाते हैं कि इस तरीके की वेब सीरीज जो है वो जो इस तरीके के लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको ग्लैमराइज किया जा रहा है। क्या आपको लगता है ऐसा? कोई ऐसी चीज़ नहीं कही गई है जो हमारे समाज में एग्जिस्ट नहीं करती, और कहानियाँ हमारे बीच से ही तो निकलती हैं। और इसका ये मकसद कहीं से ये नहीं है कि आप किसी को ग्लैमराइज कर रहे हो, इसका मकसद ये भी नहीं है कि किसी को खींच के नीचे गिराना है। एक ऑब्जेक्टिव तरीके से एक कहानी कही गई है, तो जिसका जो नज़रिया है उस नज़रिए से, तो बोला जाता है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो जिस नज़र से देख रहा है उसको वो चीज़ दिख रही है। तो हम लोगों ने कोशिश की ऑब्जेक्टिव तरीके से कहानी कहें, और मेरा ये मानना है कि सिर्फ अगर अच्छा ही दिखाया जाए और बताया जाए तो ऐसा हो जाएगा कि खाना खाएंगे और खाने में मैंने सिर्फ मिठाई परोस दी कि बस मीठा खाइए, सिर्फ मीठा खाइए, प्लीज एक और मीठा खाइए, है ना, कल भी मीठा खिलाऊंगा, पूरी जिंदगी मीठा खिलाता रहूंगा। तो ये ना वैसा हो जाएगा कि बस अच्छाई पे बात करेंगे। आप तो वो बात कर रहे हैं कि यार मेरी दुनिया में सिर्फ दिन हो, बिल्कुल, मेरी दुनिया में रात नहीं होगी। भाई आप समझो, अगर रात नहीं होगी तो फिर सनराइज भी नहीं होगा, क्योंकि दिन ही है तो सन को उगना ही नहीं, उग चुका है, अब बस अब वही रहेगा। फिर सनसेट भी नहीं होगा। तो ब्यूटी की तरफ फिर बिल्कुल, तो वो ज़रूरी है। आप इमेजिन करिए कि आप रामायण की कहानी सुनाएंगे, उसमें रावण नहीं है। आप महाभारत की कहानी सुनाना चाहते हैं और बोलते थे सिर्फ पांडवों की बात, दुर्योधन नहीं होना चाहिए, है ना, वो नहीं चलेगा, और उधर वो कंस नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो आप ये चाहते हैं, तो कहानी में ना एक वो हो जाएगा, एक रस हो जाएगी कहानी, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो मतलब कपड़े भी पहनते थे, इधर काला इधर भूरा, ऊपर वाले ने बनाया है बाल काले, इसकी शक्ल, इसका रंग कुछ और, आंखों का रंग कुछ और, तो वो भी ब्रेक्स देता है। तो थोड़ा सा पर मजा आता होगा ना ऐसे रोल जिसमें गालियां वालियां खूब हो। नहीं, मैं वैसे बनारस का हूँ, अच्छा, वहाँ मोहब्बत से भी बोलते हैं। बोल दीजिए ना, पता कैसे चलेगा।
पोस्ट प्रोडक्शन पर हम बीप लगा देंगे। बताइए, बनारस के बारे में कुछ बता रहे थे। अबे बोलो। सुनाई दिया ना सबका? तो वहाँ मोहब्बत से ऐसे बोलते हैं और कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि खामखा की गालियाँ, ठूसने के लिए गालियाँ, ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत हर कोई बनारस का नहीं है। तो मज़ा तो सभी को आता होगा। और हाँ, तो कि जबरदस्ती किसी चीज को किया जाए, मैं थोड़ा उससे परहेज करता हूँ। किरदार ही वही है, तो बात कोई दिक्कत नहीं। आप अगली जाके देखिए, वहाँ एक सांस में गाली दी है तो किरदार, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है, बिल्कुल कन्विंस करना था किसी को। लेकिन यहाँ जो साहिब का किरदार है, वो गाली नहीं देता, वो मतलब महिलाओं को बहुत इज्जत करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये है कि एक परिवार को उजाड़ देता है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ ये है कि वो अपने दोस्त को, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सब मिला के ही तो पैलेट बनता है। तो विनीत भाई, अगले सेगमेंट पर चलते हैं, पर उससे पहले आप अपने कैमरे में देखकर, जिन लोगों ने अभी तक रंगबाज नहीं, ये कैमरा मेरा है अभी। इन्होंने बोला अपने कैमरे में देखा। हाँ। तो उसमें देखकर जो कैमरे के पीछे लोग हैं जिन्होंने रंगबाज नहीं देखी, उनको बता दो कि देखनी है। अब इतनी बात करने के बाद भी आपको बताना पड़ेगा। ZEE5 पे रंगबाज का तीसरा सीजन रिलीज हो चुका है, स्ट्रीम हो रहा है ZEE5 पे। हम लोगों ने दिल लगा के मेहनत की है, पूरी टीम ने आपको एंटरटेन करने के लिए खूब मेहनत की है, और आप भी देखिए और देख के लिखिए ज़रूर, और जब फिल्म आएगी तो थिएटर में जाके देखना। तो चलिए नेक्स्ट सेगमेंट पर चलते हैं। बनारस के आप हो, भोजपुरी कैसी है आपकी वैसे? मतलब बाकी लैंग्वेजेस में भोजपुरी अच्छी बोलते हैं? ताउल्ला। तो कुछ बॉलीवुड डायलॉग्स है मेरे पास, जिसको आप या तो भोजपुरी में या बिहारी में, मतलब जो भी आपको ज्यादा मजा आता हो जिस लैंग्वेज में। नहीं, वही है, उसमें भोजपुरी ही चलती है वहाँ। उसको भी बस थोड़ा सा हर 5 कोस पे जो बोला जाता है ना, बोली पानी ये सब बदलता है। तो मेरे पास 5 डायलॉग्स हैं जिनको आपको अपने उस लैंग्वेज में बोलकर दिखाना होगा। पहला डायलॉग है, सबको फिर से याद दिलाऊं हम कौन है। सबके फिर से याद दिवा हम केला। दूसरा डायलॉग है, ये वासीपुर है साहब, यहाँ कबूतर भी दूसरे पंख से अपनी इज्जत बचाता है। ये वासीपुर यहाँ कबूतर भी ना एक पंख से उड़ाला, दूसरे से अपन इज्जत बचा। लड़कियों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वरना लाइन तो बिजली वाले भी देते हैं। लड़कियन के इज्जत देवे सीख, नहीं तो लाइन तो बिजली वाले भी देवन। गजब। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल कर गोटी खेलता हूँ गोटी। क्राइम मास्टर गोगो नाम है हमार, हम आंख निकाल के ना गोटी खेलीला। और लास्ट है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है। ये तो दिल से निकला है। आपने बोला दोस्त, हाँ, और ले गए आप मुझे बनारस। वहाँ ऐसे ही दोस्ती है भाई, वहाँ इसे प्यार समझते हैं। वहाँ बोलते हैं चाय पियो। और कोई बुरा नहीं मानता ना, पागल वागल पे बुरा मान जाता होगा। नहीं, आप इज्जत से बात कर दोगे ज्यादा तो बोलेंगे भाई लग रहा है कुछ इसने मन में रख लिया है। तुम नहीं रहे। पिक्चर अभी बाकी है से मुझे याद आया कि कुछ पिक्चर्स है मेरे पास, उनको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और आपसे उसका रिएक्शन लेना चाहता हूँ कि भाई जो आपको इन पिक्चर्स से याद आता है कुछ उसके बारे में बताइए। पहली पिक्चर है ये गैंग्स ऑफ वासीपुर का वो सीन है जहाँ पे मेरे अब्बू मतलब मनोज भाई चटाचट देते हैं, गोली लग गया है, गोली ला रहे, कुछ नहीं हुआ है अब्बू, चाबी कहाँ डाल लिया? कहाँ रख दिए थे चाबी? प्यार के तहखाने में। दूसरी फोटो जो है मेरे पास वो है ये। आपने कोविड के टाइम पर एक मैसेज किया, मैं बनारस में हूँ, बाजार में दवा नहीं मिल रही फेविफ्लू,
और आपने मैसेज आगे भी किया और फिर पंकज त्रिपाठी जी का मैसेज आया और आपने कहा ट्वीट किया था कि इन्होंने गैंग्स ऑफ वासीपुर में इनके किरदार ने मेरे किरदार को गोली मारी थी और रियल लाइफ में गोली भेजी है दवा वाली। इस इमेज के बारे में कुछ बताएं। ये हमारी पत्नी है, मोहब्बत है हमारी। अच्छा, तो चिरा शादी हुई है अभी हाल में और उसके बाद से आप लगातार शूट कर रहे हो, मैंने सुना? हाँ, क्योंकि इसने मेरा स्ट्रगल देखा है। अच्छा, इसने देखा है कि आदमी रात के 3 बजे खिड़की पे खड़ा होकर बेचैन लिविंग रूम में जाके घूमता रहता हूँ। मैं काम करना चाहता हूँ, अच्छा काम। तो इसने वो बेचैनी देखी है, तो उसे मालूम है कि इसे रोकना मुश्किल है। तो हनीमून पे नहीं गए, सीधे शूट में पहुंच गए आप? अब हम लोग के लिए शादी वैसा है कि हमें लगता नहीं कि शादी की, क्योंकि हम साथ में ही थे और लोग याद दिलाते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन शादी हो गई। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमें ऐसा कभी लगा ही नहीं कि सब कुछ वैसे ही दोस्त के जैसे हैं हम, मौज करते, चिल करते, एक दूसरे से शिकायत भी करते, सब कुछ वैसे ही, गाना सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं। लास्ट इमेज है ये, आपने अभी या सांड की आंख। इस पर काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? बढ़िया, एक बढ़िया। शब्द में? नहीं, बढ़िया था। अच्छा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मतलब वहाँ गन्ना वन्ना खाया, हाँ, और खुली हवा में सांस लेने को मिलता है, क्योंकि मुंबई में आसमान टुकड़े में दिखता है। मैं मिस करता हूँ वो मिट्टी की खुशबू, छत। तो ये चीज़ें, तुम टिकट लेके मेरी पिक्चर देखोगे तो ये मिट्टी की खुशबू मेरे घर में होगी, मेरा छत मेरे सर पे होगा, यू नो। मतलब उस वाले घर की परवरिश है ना, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा मिस करता हूँ कि बहुत मजा आया विनीत भाई, लेकिन इस इंटरव्यू को एंड करने से पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ क्वेश्चंस गूगल पर हैं आपके। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस तो मैंने अच्छा। कहा कि वो पूछ लेता हूँ। उससे पहले अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल हो तो वो पूछिए प्लीज। वो जो ऑपरेशन थिएटर वाला सीन है, कहते हैं कि जब बत्ती चली जाती है उसके बाद भी रिकॉर्ड हुआ था, तो सही है क्या? क्या हाँ। क्या रहता है, थोड़ा बताइए। सीन किया वो लिटरली ऐसे ही सीन हुआ और लाइट नहीं है और डायलॉग्स वहाँ पे बोले जा रहे थे। हम लोग भी मतलब सब पेट पकड़ के हंस रहे हैं कि हंसो मत। हम लोगों ने सीरियस किया, पब्लिक हंसती है। सर बिकॉज दिस इज अनकट, तो हम कैमरा छोड़ के भी पीछे आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मेरा सवाल ये था सर, ऋचा चड्ढा को अम्मी कहना कितना मुश्किल लगा? एक एक्टर को ये दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जब आप एक स्क्रिप्ट को हाँ कर देते हैं तो फिर वो स्क्रिप्ट की दुनिया ही उस एक्टर की दुनिया होती है, तो इसमें दिक्कत नहीं होती। पक्का? हाँ हाँ पक्का। उनको भी दिक्कत नहीं होती, आपको भी दिक्कत नहीं नहीं, कितना अच्छा काम किया है रिचा ने, कितना अच्छा काम किया। बिल्कुल। मतलब आई थिंक रिचा मुझसे छोटी होगी और मेरी अम्मी है, तो क्रेडिट उसको जाना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात। सर मेरा क्वेश्चन है कि आप अभी फिल्मों में इतना अच्छा काम कर चुके हो, अभी वेब सीरीज भी कर रहे हो, तो आपके नज़रिए से इसमें कितना फ़र्क होगा? क्योंकि फिल्म तो 2 घंटे की हो गई, 1.5 घंटे की हो गई, 2.5 घंटे की हो गई। वेब सीरीज़ अगर अलग अलग एपिसोड भी देखें तो 6 घंटे 7 घंटे अलग अलग एपिसोड्स में जाते हैं, तो उस कैरेक्टर को उस ज़्यादा स्टोरी में निभाना, वो आपके नज़रिए से कैसे अलग है? बस ऐसा ही गया है कि अब जैसे मैं अगर इनकी बाइट लूँ, ठीक, और मैं इनका अनकट इंटरव्यू लूँ, तो अनकट इंटरव्यू में हम ज़्यादा जान पाते हैं। तो बस ये फ़र्क है कि किरदार को आप ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाते हैं। सर नो डाउट कि ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, बट कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि हाँ अब वो मतलब हाइप पे मैं पहुंच गया हूँ और वो मैंने लेवल टच कर लिया है? मुझे कई बार लगा और बाद में लगा अरे गिर गया। तो ये चलता रहेगा, बट हाँ कुछ कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे हैं जैसे मुक्काबाज जब हुई तो शबाना आज़मी मैम ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने ये बोला था, मुझे एग्जैक्ट शब्द तो नहीं याद है, उन्होंने ये बोला था कि विनीत के अंदर मैंने जो देखा मुक्काबाज में, लंबे अरसे के बाद जो एंग्री यंग मैन बच्चन साहब में देखा करता था, वो
छवि मुझे आज दिखाई दी इतने समय के बाद, कई दशकों के बाद, मेरे लिए बड़ी बात। और एक दूसरा ट्वीट नसीर साहब, वो तो ट्विटर पे नहीं है, तो उनके बेटे ने ये लिखा, जो नसीर साहब ने फिल्म देखने के बाद, मुक्काबाज देखने के बाद कहा कि मुक्काबाज में इसकी परफॉर्मेंस अगर रेजिंग बुल की रॉबर्ट डी नीरो साहब की परफॉर्मेंस से ज़्यादा नहीं है तो उससे कम भी नहीं। गजब, ये बहुत बड़ी बात। और तीसरा मोमेंट अभी हाल फिलहाल में मेरे पापा ने ना, जिनसे मैं इतने समय तक ये रहा कि उनको ये लगता रहा लड़का बर्बाद ना हो जाए, ये ना हो जाए, रंगबाज की होर्डिंग है, हाँ, उसके नीचे खड़े होके उन्होंने फोटो खिंचाई, मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाया। मतलब ये वो मोमेंट है जिसे बोलते हैं ना कि किसी भी पुरस्कार से बड़ा है ये एहसास मेरे लिए, क्योंकि जब उसके बाद मैंने पापा को फ़ोन किया, मैं तो मेरे को लगता था ये हो नहीं सकता कि एक मैथमेटिशियन जिनको मैं बचपन से उनकी इस पॉकेट में पेन देखा हूँ और सुबह 5 बजे वो मैथ्स के कुछ फॉर्मूले सॉल्व करते देखा है, यही मेरी मेमोरी हमेशा रहती है। बोला ये ऐसा कर सकते हैं क्या? मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि बेटा जानते हो, किसी भी बाप के लिए ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि बेटे के नाम से बाप को जाना जाए। पेरेंट्स आर द ओनली पर्सन जो अपने बच्चों को अपने से आगे देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप बच्चों को आगे जब बढ़ते देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है। इसीलिए वो जो नेपोटिज्म वाली बात होती है, कहीं ना कहीं मैं ये बोलता हूँ कि यार माँ बाप तो चाहेंगे ना बच्चे कुछ करें, बच्चे में दम होगा तो बच्चा करेगा। बिल्कुल। तो अच्छा, एक सवाल और है, हाँ लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने घर का वो बच्चा था जिनका उदाहरण शायद दूसरे घरों में भी दिया जाता है कि उनसे देखो वो कितने पढ़ाई में अच्छे हैं, पर तब भी आपने फिल्म करियर चूज़ किया इतने अच्छे होने के बाद भी, स्टडीज़ के बाद, और आपने जैसे कि अभी बताया कि आपको काफ़ी स्ट्रगलिंग डेज से गुजरना पड़ा, काफ़ी आपने स्ट्रगल किया। तो सर कोई ऐसा एक छोटा किस्सा जिससे हम सबको भी यहाँ बैठे कोई मोटिवेशन मिले, और उस टाइम में आप भी अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते थे? हाँ, ऐसी मैं इसको ये कहना चाहूँगा कि सपने देखो, लेकिन सपने पूरे करने की जिद भी पालो, क्योंकि जो जिद पालता है और प्लान तरीके से अपने सपने को पूरा करने के लिए लगा रहता है, प्लान तरीके से, इसका मतलब है आप तैयारी भी करना, सपने पूरे होते हैं। मैं जीता जाग, मेरे सपने ही आज मेरी हकीकत हैं। क्या बात है सर। मुक्काबाज मूवी में जो आपका डायलॉग था एक कि ये पैसा ना हमरा, तो मतलब वो कितना कन्विक्शन से निकला था? मतलब जैसे आपने 18 साल लगाए हैं वो लिखने में और आपने फील्ड भी चेंज करी उस हिसाब से, तो वो पर्टिकुलर डायलॉग कितना मतलब आपके लिए वो होता चेंज करने वाला? ये वैसा ही है कि भाई देखो, आग है, उसके करीब जाओगे तो जलन का एहसास तो होगा, तो मेरे अंदर वो जल रहा था, तो जब शब्द मिले तो वो जलते हुए निकले। तो वो जो भूख बेचैनी थी, है ना, वो जब वो संवाद आए तो वो भी ऐसे ही निकले। और आज भी मेरी भूख कम नहीं हुई है, ये बढ़ रही है। एक बार दोबारा हो जाए वो वाला डायलॉग जिसकी बात चल रही है। अब अलग तरीके से, आप तो बहुत प्यार से हम वापस आ गए। गजब। तो चलिए, मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चंस अबाउट विनीत सिंह ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टैटूज डू यू हैव? 0। एक पोलियो का है यहाँ पे, ठीक है। टैटू नहीं है। पर टैटू पसंद नहीं करते आप? हाँ, टैटू पसंद नहीं है? ऐसा है नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है, सबके टैटूज देखता रहता हूँ, मन करता है, लेकिन फिर एक्टर को क्या होता है, फिर वो एक और मेकअप का हिस्सा छिपाओ, है ना, तो ये होता है कि क्लीन स्लेट रहने देते हैं, जिनको जो बनाना होगा बनाते रहेंगे। हाउ मेनी कार्स डू यू हैव? कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? एक। अच्छा, कौन सी गाड़ी है? महिंद्रा XUV 500। वेरी नाइस। योर फेवरेट फूड? दाल चावल आलू की भुजिया। एक ऐसा सीक्रेट आपके बारे में जो किसी को नहीं पता? बता दूंगा तो सीक्रेट कहाँ रहेगा।
योर फेवरेट टाइम पास एक्टिविटी? मेरी फेवरेट टाइम पास एक्टिविटी मतलब अगर आसमान साफ हो तो मुझे तारे वारे हों तो वो मैं मतलब घंटों वहाँ रह सकता हूँ। तो मुंबई में तो देख नहीं पाते हो? नहीं देख पाता और वहाँ टाइम पास करने के लिए टाइम बचता भी नहीं। बचता भी नहीं। पहले जब वो चल रहा था वो फेज तो वो पंखा देखता रहता था कभी बाहर चिड़िया देख रहा हूँ, ये होता था यार कोई फ़ोन आ जाए तो तभी टाइम ही टाइम था। बट हाँ उस समय खुद पे काम करता रहता कि वो वक्त में हमेशा कि हाँ कुछ एक्टिंग की एक्सरसाइज कर लो, किसी अच्छे एक्टर्स के साथ मैं थोड़ा वक्त बिता लूँ, कोई टीचर हैं उनके पास जाके बैठ जाऊँ, तो ऐसे खुद को तराशता रहता था। एक्टिंग में आपकी पहली सैलरी, लास्ट तो नहीं बताओगे तो मैंने कहा पहली सैलरी एक्टिंग में मुझे अकाई की टीवी मिली थी। अच्छा। हाँ अकाई भी एक ब्रांड अकाई थी ना, हाँ उसी की टीवी थी और म्यूजिक सिस्टम था। अच्छा। जब भी वो टैलेंट हंट जीता था। ओहो। हाँ तो वो मिला था। कोई कैश प्राइज नहीं था उसमें? नहीं कैश प्राइज नहीं था। अच्छा। और दूसरा पिता फिल्म की थी तो मुझे 35,000 मिले थे। ओके। तभी पैसे के लिए कौन सोचता सपने की कोई कीमत होती है। सही बात। आपका पसंदीदा गाना, एक ऐसा गाना जिसको एलेक्सा आपके लिए बजा बजा के बोर हो गई हो, मतलब कोई ऐसा गाना है जो बार बार सुनने का मन करता है? डिपेंड करता है क्या किरदार में प्ले कर रहा हूँ। जैसे जब मैं मुक्काबाज कर रहा था तो साउथ पा का जो गाना है आई एम द मक बीस्ट, तो वही सुनता रहता था पूरे दिन, लूप में चलता रहता। ये जब ये रंगबाज कर रहा था तो पाकीज़ा के गाने सुनता था। और मतलब उस समय के तो वो मैं नहीं हूँ, वो किरदार हैं मूड के लिए। हाँ वो किरदार हैं, वो दिन भर चलता रहता है। क्या किसी शादी में आप पैसों के लिए डांस करोगे? शादी में पैसों के लिए क्या दिक्कत क्या है? नहीं बिल्कुल नहीं है। अरे मैं तो शादी में तो मैं ऐसे ही नाचता था। पैसे भी दोगे, अच्छी बात है। हाउ मेनी एब्स डू यू हैव? हाउ मेनी एब्स? हाँ कितनी, मतलब वैसे वाले भी ऐप बता सकते हो? मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ तो मैं बता रहा हूँ सबके पास एब्स होती है। हम उसको क्या होता है ना कि तिजोरी में रख लेते हैं। मेरी बात हो रही है शायद, अगला क्वेश्चन। अदरवाइज सबके पास वो मसल्स हैं, यू नो। फनीएस्ट फैन एक्सपीरियंस? हाँ हम लोग वासीपुर की शूट कर रहे थे तो वहाँ आए दिन ये सब घटना घट रही थी, तो खेल रहे थे हम लोग। तो वहाँ जो लड़के थे, अरोरा की बात है, मिर्ज़ापुर के उधर बनारस से थोड़ा 1-1.5 घंटा दूर, तो उनको ये पता था कि हाँ ये शूटिंग वाला है, एक्टर है। तो सबने गांव के लड़के अपना खड़े थे, हाँ भैया एक्टर हैं? हाँ क्या? हाँ हाँ कौन हीरो कौन है? हम कहे वो हैं नवाज भाई उधर से, मतलब वो हैं, एक ही हीरो है, मतलब हम भी हैं। हीरो हो तो पिक्चर नहीं चलेगी। तो ये नवाज भाई के साथ भी हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है, आए दिन हो रहा था वहां पे। लोग पूछते थे इसका एक्सटेंडेड चैप्टर 2 के डायरेक्टर कौन है? हम क्या अनुराग कश्यप, ये कौन है? हम कह रहे बहुत बढ़िया डायरेक्टर, कौन सी पिक्चर बनाई है? हम कह वो बनाए हैं ब्लैक फ्राइडे और नो स्मोकिंग, देवडी। हिंदी पिक्चर नहीं बनाते? मतलब सब हिंदी पिक्चर है। तो उसके सवाल में ही आंसर है कि उसने कुछ नहीं देखी है। बता अच्छा डायरेक्टर नहीं लग रहा है। हम कह रहे नहीं बहुत बढ़िया डायरेक्टर, इनके भाई ने दबंग बनाई है। अच्छा इनका भाई दबंग बनाया है, तब सही होगा। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, सुपर क्रेजी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट को स्टार कौन है? कोई इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किससे बनती है आपकी? पता है जब काम करता हूँ तो सबसे बनती ही है, बाद में थोड़ा मुंबई ऐसा शहर है कि सब बिजी हो जाते हैं। और मेरा शुरू में होता था कि मैं शूट में जिस आत्मीयता के साथ जुड़ता था वो मेरे अंदर जिंदा रहता था। फिर
वो जो दूरियां शूट के बाद होती हैं कि वो बिजी हो गए, तो मुझे वो खलता था, क्योंकि मेरी दोस्ती हमेशा से बचपन वाली ऐसी रही, जहाँ पे घर आते समय न पूछते हैं न जाते समय पूछते हैं। थैंक यू विनीत भाई, आपने कहा कि मुंबई में सब लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, मुझे तो लगता है कि आप भी जिस तरीके से लगातार रोल्स कर रहे हो आप भी बहुत बिजी होने वाले हो, तो थैंक यू सो मच। हमने इससे पहले ही आपका इतना अच्छा एक बड़ा इंटरव्यू लिया, आपको मजा आया इस इंटरव्यू में? बहुत बहुत। तो सर हमारी ऑडियंस के लिए अपने कैमरे में देखकर बोल दीजिए कि सब्सक्राइब करें अनकट को और इस शो को देखना ना भूलें अनकट स्टूडियो पर। सब्सक्राइब करें अनकट को और इसे देखना ना भूलें। बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में पता चलेंगी और दूसरे बेहतरीन कलाकारों के बारे में पता चलेंगी। अच्छे कलाकार कई बार ईमानदारी में बहुत सारी चीज़ें कह जाते हैं। आपके सेंसेस अगर अलाइव हुए, आपकी आंखें, आपके कान और आपका दिल सही जगह पे है, तो आपको कौन सी चीज़ क्या दे जाएगी पता नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।